स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। मैम कंप्लीट विजिबल नहीं है। हम्म। मैम आपने कैमरा ऑन कर रखा है, स्क्रीन शेयर नहीं कर रखी। अच्छा, एक मिनट रुको। अब दिख रही है? यस मैम। ओके। So vulnerability is a susceptibility of being emotionally and physically wounded. These are individual more vulnerable or exposed to possibility of being attacked, harmed, or wounded, either physically or psychologically. ठीक है? Psychology of such vulnerable individual is explained here under following headings जैसे कि sick, women, challenged individual। अब देखो क्या होता है कि अब कोई बीमार है, ठीक है, तो उनकी डिपेंडेंसी दूसरों पे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना? इसमें देखो एक चीज और होती है, अगर मान लो कोई भी वार्ड है, कोई भी हॉस्पिटल है, उसमें कोई भी अगर सपोज आग लग गई या कोई भी अगर ऐसा कोई ऐसे डिजास्टर की सिचुएशन हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो सबसे पहले जो नर्सेस की या जो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है? सबसे पहले जो हमारे वल्नरेबल पॉपुलेशन है, यानी कि औरतें हैं, बच्चे हैं, ओल्ड एज हैं, उनको सेफली बाहर निकाला जाए। ठीक है? क्यों? क्योंकि दे आर फिजिकली वीक पेशेंट है सबसे पहले तो, है ना? ऊपर से अगर औरतें हैं, ओल्ड एज है, बच्चे हैं, तो उनको चोट ज्यादा लग सकती है ना? फिर जो सिक हैं, देयर डिपेंडेंस ऑन अदर्स मे मेक देम फील ह्यूमिलिएटेड and small in the eyes of member of their families and caregiving relatives और friends। तो देखो अभी हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी, है ना? तो साइकोलॉजी की बात की जाए तो अगर आप बीमार होते हो, ठीक है, तो अगर देखो नॉर्मल बात है, अगर आप लंबे समय तक बीमार हो, है ना, और आपके घर वाले आपका ध्यान रख रहे हैं, तो आपके अंदर एक आता है कि आपकी वजह से सब परेशान हो रहे हैं, आती है ये फीलिंग, है ना? सो एक तो ये चीज क्या होती है, उनको ह्यूमिलिएट भी कर सकती है। दे मे टर्न इनटू क्रोनिक विक्टिम ऑफ एंजाइटी, वरी, फियर और फोबियाज। ठीक है? तो ये चीज भी उनमें डेवलप हो सकती है। दे में बिकम सस्पिशियस अबाउट देयर केयर एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि उनको अपने ट्रीटमेंट पे भरोसा, अब देखो कोई लंबे समय तक बीमार है ना, उसकी सब लोग केयर कर रहे हैं, बट अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो कई बार क्या होता है, उसको शक भी होता है उसकी कि मुझे मेरा ट्रीटमेंट सही हो भी रहा है या नहीं, मुझे दवाइयाँ सही मिल भी रही हैं या नहीं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि साइकोलॉजिकली, है ना, दे हैव अ टेंडेंसी टू कंप्लेन अबाउट एवरीथिंग सच एज फूड, कंफर्ट। तो क्या होता है जब कोई बीमार होता है, जब किसी की तबीयत खराब होती है, तो नॉर्मल सी बात है, वो इंसान कैसा होता है, उसका बिहेवियर कंप्लेनिंग होता है, इरिटेबल होता है ना? Then patients suffering from physical disease will have lots of anxiety, worry, tension, doubts about their disease, quality of treatment, cost of treatment। तो बेसिकली देखो अभी अगर हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी ऑफ वल्नरेबल पेशेंट या वुमेन, तो इसमें हम यही चीज देखेंगे कि कैसे
कैसे उनकी साइकोलॉजी पे असर पड़ रहा है। अगर बीमार है तो फिजिकली तो खैर जो भी दिक्कत हो रही है उनको, चल नहीं पा रहे हैं जो भी है, बट फिजिकली कैसे वो परेशान हो रहे हैं या फिजिकली क्या दिक्कत हो रही है उनको, सॉरी साइकोलॉजिकली, वो हमें अभी इसमें पढ़ना है। ठीक है। तो पेशेंट अगर लंबे टाइम तक एडमिट है तो कैसा होगा? सबसे पहले तो इलाज का खर्चा, तो उसकी भी टेंशन है ना, दवाइयाँ चल रही है इतनी सारी उसकी टेंशन, नींद नहीं आ रही है उसकी वजह से टेंशन, एंजाइटी, आगे क्या होगा, तबीयत ठीक होगी, वरी, डाउट्स, है ना, बीमारी को लेके, ट्रीटमेंट कैसा मिल रहा है उसको लेके टेंशन। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी पेशेंट की साइकोलॉजी पे असर डालती हैं, ठीक है? फिर सिमिलरली पेशेंट विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वेदर द पेशेंट इज ऑफ माइल्ड और ऑफ सीवियर नेचर नीड सिंपैथी, वार्मथ, कंसर्न ऑफ नर्सेस। these thing will help them a lot in forgetting their worries। तो ऐसे में अब जबकि पेशेंट एडमिट है, बीमार है ना, उसको एंजाइटी हो रही है, वरी है, फियर है, फोबियाज हैं उसके ट्रीटमेंट को लेके, है ना, कंप्लेनिंग हो गया, इरिटेट हो गया है। तो ऐसे में क्या चीज उसको हेल्प कर सकती है? उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ठीक है, तो अगर कोई नर्स आके उसको समझाती है या कोई उसका फैमिली मेंबर उसको समझाता है कि सब ठीक है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देता है, उससे बात करता है, वो अपनी एक्सप्रेस कर पाता है अपनी फीलिंग, तो उससे क्या होता है उसको जो ये सारी टेंशन है इससे रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट जो बीमार है उनको क्या चाहिए? सिंपैथी चाहिए, वार्मथ चाहिए और कंसर्न चाहिए। ठीक है, नर्सेस से। तो उनको लगना चाहिए कि हाँ, आप कंसर्न हैं उनके लिए, उनके आपके जो केयर है, आपका ने जो आप उनसे बात करते हो उसमें एक उनको वार्मथ फील होनी चाहिए, एक अपनापन, ठीक है? उसके बाद सिम्पैथी, आपको अगर पेशेंट पे कोई भी प्रोसीजर करना है, आपको कुछ भी करना है, तो आप सिम्पैथी के साथ करोगे। फिर दे हैव लॉस ऑफ सेल्फ इमेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो पेशेंट देखो क्या होता है जब डिपेंड हो जाता है लोग उसको, सपोज अगर वो अपना एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग एडीएल के लिए भी अगर वो दूसरों पे डिपेंड हो गया है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देता है। ठीक है, सेल्फ इमेज सेल्फ कॉन्फिडेंस असर करता है, देयर इंटरेस्ट एटीट्यूड में ऑल्सो बी चेंज। तो इसमें देखो आजकल क्या है कि जब कोई अभी कोरोना के जितने पेशेंट रिकवर हो रहे हैं, उनको ये रिकमेंड किया जाता है कि वो एक बार काउंसलिंग लें। क्यों? क्योंकि जब कोई बीमारी होती है, क्रोनिक इलनेस है या कोई भी बीमारी है, वो हमारे केवल फिजिकली नहीं अफेक्ट करती, वो हमें इमोशनली, साइकोलॉजिकली भी क्या करती है? अफेक्ट करती है। ठीक है? तो ऐसे में एक केयर की, काउंसलिंग की, एक वार्मथ की बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है? क्योंकि अगर ये एंग्ज़ायटी, ये फ़ोबिया, ये सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर काउंसलिंग करके या बात करके नहीं वापस आया, तो आगे चल के यही हमें साइकोलॉजिकली ज़्यादा अफ़ेक्ट कर सकता है। देन वुमेन की बात करें, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन हैव ब्रॉट सेवरल चेंजेस। हमारे लेजिस्लेशन हैव ऑल्टर्ड राइट्स ऑफ वुमेन इन टर्म ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के टर्म पे क्या चेंजेस आया है, क्या लॉ निकली थी कि प्रॉपर्टी पे जितना हक बेटे का होता है उतना बेटी का भी होगा, अपॉर्चुनिटीज, राइट्स, रेडिकली ऑल्टर्ड रोल्स ऑफ वुमेन। चाहे कितने भी चेंजेस आ जाएं, बट स्टिल देयर इज अ गैप बिटवीन व्हाट इज लीगली पॉसिबल एंड द रियलिटी। ठीक है, देयर आर साइन ऑफ चेंज। तो देखो सिंपल बात है, हाँ लीगल है कि आप किसी को भी अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करे तो आप उसको थप्पड़ मार सकती हो, है ना, लेकिन वो चीज करना क्या होता है अलग है। ठीक है, सेफ्टी इश्यूज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सो स्टिल यहाँ पे क्या है, लोगों की सोच क्या है, स्टीरियोटाइप है। ठीक है, लोग
but still in country like India where tradition are dominating the lifestyle of people, ठीक है? तो अभी भी घर का मेन जो घर की बागडोर होती है वो किसके हाथ में है? आदमियों के हाथ में है। द जेंडर डिफरेंस एंड द स्टीरियोटाइप आर कंटिन्यूइंग। तो बहुत कम फैमिलीज ऐसी होती हैं जहाँ पे शायद ही ऐसी होती होंगी, ठीक है, जहाँ पे आप देखोगे कि हाँ वुमेन और मेन इक्वली ट्रीट होते हैं। तो women आर कंसीडर्ड एज होम मेकर और नर्चरर। तो औरतें क्या है? होम मेकर। तो women's total dependence on man has decreased. Men are yet to accept these changes in role relationship. Even women may find it difficult to adjust to new roles. तो देखो क्या चीज है कि आजकल चाहे औरतें जॉब करें, बराबर जॉब भी कर रही हैं, लेकिन स्टिल जो आदमी है, आदमी भी जॉब कर रहा है, ठीक है? औरतों का क्या काम है? घर का खाना बनाना। तो औरतें चाहे जॉब भी कर रही हैं बट स्टिल घर का काम में सबसे मेन रोल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? घर का काम भी करना, है ना? तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर औरतें घर का काम भी करेंगी, जॉब भी करेंगी, लेकिन आदमी से एक्सपेक्ट नहीं करा जाता कि वो घर का भी काम करे और जॉब भी करे, है ना? तो ये जो रोल कन्फ्यूजन है, ये क्या करता है? साइकोलॉजिकली अफेक्ट करता है ना? दे आर एक्सपेक्टेड टू बी पैसिव, सबमिसिव एंड डिपेंडेंट। आपको कैसे बात करनी है, आपको किस तरीके से बात करनी है, तो ये सारी चीजें हमारी जो सोसाइटी है उसमें एक्सपेक्ट की जाती है औरतों से। ऑल दीज थिंग्स हैव क्रिएटेड अ डिफरेंट वुमेन साइकोलॉजी। शी मे नॉट बी एक्सप्रेसिंग हर फीलिंग, इमोशन, नीड्स एंड अदर थिंग सो ओपनली लाइक मैन। तो इन चीज़ों में चेंज आया है आजकल, है ना? लेकिन क्या है, अभी भी बहुत हमारी इंडिया की मेजर पॉपुलेशन में जैसे जी रही थी अभी तक वैसी ही है, काफ़ी हद तक। ठीक है, तो औरतें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाती, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाती, उन्हें क्या नीड है। देयर आर इंट्रिंसिक डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल बेस्ड ऑन देयर जीन्स और रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, व्हिच कॉन्फर डिफरेंशियल रिस्क ऑफ मोर्बिडिटी। ठीक है, तो ये तो है कैसे हमारी जो सोसाइटी है वो अफेक्ट कर रही है एक वुमेन की पर्सनैलिटी पर। ठीक है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप अभी भी अगर अपने घरों में देखोगे, अपनी मम्मियों को देखोगे, ठीक है, या आपके घर में और कोई औरतें हैं, उन्हें देखोगे, तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि जैसे हमारी जो सोसाइटी है, वो कैसे क्या एक्सपेक्ट करती है औरतों से, ठीक है? कि वो कैसे रहें, वो कैसे बात करें या उनको क्या करना चाहिए, उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बच्चे सँभालना, घर का करना, चाहे वो जॉब भी करती हैं, बट फिर भी मेन उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है? घर को सँभालना, ठीक है? तो उन इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, उसके बाद वो अपने इमोशंस नहीं, नीड्स नहीं शेयर कर सकती। उसके बाद तो उसकी वजह से क्या होता है औरतों में उनकी जो पर्सनैलिटी हो जाती है वो कैसी हो जाती है? पैसिव हो जाती है, सबमिसिव मतलब जो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, डिपेंडेंट हो जाती है वो। तो यूजुअली घरों में डिसीजन मेकिंग कौन करता है? आदमी लोग करते हैं। सो हुँ, सो मेन हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या-क्या है? हाई मैटरनल मॉर्बिडिटी रेट, हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, लो एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, हाई सुसाइडल रेट, मालन्यूट्रिशन एटसेट्रा। तो ये सारे क्या है हमारे वुमेन के हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में। तो देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी क्या डिफरेंस है दोनों में? मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी क्या डिफरेंस है दोनों में? मैम मोर्बिडिटी का मतलब होता है डेथ ड्यू टू डिजीज, और हुँ, मतलब डिजीज से डेथ होना। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ होना। हुँ, नहीं मैम, इसमें कंफ्यूजन है, आप बताना एक बार। नाइस।
ट्राई सही किया, लेकिन मैं बताती हूँ। मॉर्बिडिटी रेट होता है मतलब बीमारियां कितनी हो रही है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है आपका मौतें कितनी हो रही है। इट इज डेथ रिलेटेड टू रेट। डेथ, और ये होता है डिजीज। ठीक है। यस तो मैम। हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है? बेटे के चक्कर में 3 बेटियां हो गई, 4 बेटियां हो गई। अब वो फिजिकली तो अफेक्ट कर रही है ना, फिजिकली वीक कर रही है वुमेन को, जिसकी वजह से हेमरेज हो गया या और कोई डिजीज, एनीमिया हो गया सीवियर। इसकी वजह से डेथ रेट हाई हो रहा है। ठीक है। देन मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी मतलब कई बार कंटिन्यूअसली बच्चे पैदा होने से फिजिकली क्या होती है, औरतें वीक हो जाती हैं। थायराइड प्रॉब्लम हो गई या एनीमिया हो गया, है ना, तो उसकी वजह से ये सारी डिजीज कंडीशन हो जाती है। देन लो एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। सो देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देन है आपका मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में मेंस्ट्रुअल हाइजीन, है ना। इसके बारे में भी जैसे अभी वो मूवी आई थी, है ना, पैडमैन क्या था, तो वो चीज भी आजकल मतलब लोगों में अब इसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं कि उसमें हमें ये हाइजीन रखनी चाहिए, पैड यूज करना चाहिए। तो हमारी देखो अभी जो ये आप पढ़ रहे हो, ये आप ये सोच के चलो कि आप दिल्ली की औरतों का नहीं पढ़ रहे हो, ये पूरी इंडिया की बात हो रही है। ठीक है। तो औरतें जो बिहार में है, जो और यूपी की हैं या और किसी स्टेट के, राजस्थान के, हर एक औरत की अगर जनरल जनरल बात की जाए, ठीक है, तो ये चीजें बहुत कॉमन है। मेंटल डिसऑर्डर्स, हाई सुसाइडल रेट, तो माल न्यूट्रिशन। तो देखो क्या होता है कि औरतों में स्पेशली मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है, इस पे तो खैर कोई कुछ समझता ही नहीं है, डिप्रेशन, और उनको पता भी नहीं होता है कि वो डिप्रेस्ड है ना। इसमें एक और चीज है, जो सब्सटेंस अब्यूज की अगर बात की जाए, तो हमारी इंडिया में औरतें भी सब्सटेंस अब्यूज करती हैं। सब्सटेंस अब्यूज क्या होता है? नशा करना। आदमी लोग कैसे करते हैं? हाँ, आदमी लोग तो खैर ड्रिंक करते हैं, ये सब करते हैं, है ना। कोई भी सब्सटेंस को के ऊपर डिपेंड होना, उसको यूज करना, सब्सटेंस यूज होता है। और जब आप इसको बहुत ज्यादा आप करने लग गए हो तो अब्यूज में आ जाता है। तो औरतें भी सब्सटेंस अब्यूज करती हैं, किस चीज से करती हैं, ये आपने भी नोटिस किया होगा, थोड़ा याद करने की कोशिश करो। आपने देखा है औरतों को पेन किलर्स खाते हुए, यस मैम, यस मैम। है ना। रेगुलरली पेन तो किलर्स आप, खाते हैं उसमें। हाँ, मम्मियों को देखा होगा, थोड़ा सा भी सर्द हुआ, डोलो खा ली, है ना, ये खा लिया। तो ये भी आपका एक तरीके से क्या है, सब्सटेंस अब्यूज ही है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये देखा गया है। ठीक है। सुसाइडल रेट में अगर देखा जाए तो मेल और फीमेल में अगर डिफरेंस करें तो सुसाइड अटेम्प्ट्स वुमेन में ज्यादा होता है, और सक्सेसफुल सुसाइड जो होती है वो आदमियों में ज्यादा होता है। ठीक है। तो सुसाइड अटेम्प्ट औरतें ज्यादा करती हैं, गोलियां खा ली नींद की और ये सब, तो बहुत ये रेट बहुत हाई है इन वुमेन। ठीक है। लेकिन सुसाइड सक्सेसफुल सुसाइड रेट जो है वो आदमियों में ज्यादा है, तो औरतें बच जाती हैं। और अगर जो मेन है वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं तो या तो गन शॉट हो गया या कुछ ऐसा जिससे बचना मुश्किल है। ठीक है। देन माल न्यूट्रिशन ऑब्वियसली, तो होता क्या है कि अब बच्चा पैदा हुआ है ना, तो ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, बस घी पिलाओ, ये करो, है ना। तो देखो क्या होता है, अगर सपोज किसी के बेबी हुआ है, तो अगर उसकी जो बॉडी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, डबल हो गई है। ठीक है। तो जहां उसको 2 रोटी खाने की जरूरत थी, अब उसको 4 रोटी खाने की जरूरत है। ठीक है। बिकॉज शी इज फीडिंग, बच्चा दूध पी रहा है, ठीक है, बॉडी में इतने सारा ब्लड लॉस हुआ है, चेंजेस आए हैं। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं कि नहीं, रोटियां तो देनी नहीं है, दलिया खिलाओ, खिचड़ी खिलाओ, है ना। तो ये चीज बिल्कुल गलत है, जिसकी वजह से औरतों में माल न्यूट्रिशन होता है। ठीक है। तो एक ये चीज है।
This situation is to great extent the result of family structure and the relatively low socioeconomic status, discrimination and disregard of female health even during illness. अब चैलेंज्ड की बात की जाए तो 2 तरीके से होते हैं, एक तो मोटार और एक सेंसरी। तो मोटार में क्या आता है आपका जो आपका बॉडी फिज़िकली जो आपका जैसे चलना-फिरना, हाथ-पैर इन सब में कोई अगर डिसेबिलिटी होती है। सेंसरी में जो हमारे जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, आपका सुनना, बोलना सुनना, देखना ये सब चीज़ें आपका उससे रिलेटेड अगर कोई डिसेबिलिटी होती है। तो चिल्ड्रन विद मोटार डिसेबिलिटी और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, फिजिकली डिफेक्ट, डिफॉर्मिटी है किसी को जॉइंट में, बोन्स में, मसल्स में, तो ये किसके अंदर आता है आपका मोटार डिसेबिलिटी में। चिल्ड्रन विद सेंसरी डिसेबिलिटी में जैसे ब्लाइंडनेस, म्यूटिज्म, डेफनेस ये सब आता है। तो दिस लीड टू जिसकी वजह से पुअर डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस होता है ड्यू टू लैक ऑफ स्टिमुलेशन। तो इनमें आप क्या देखते हो साइकोलॉजिकली दीज फिजिकली चैलेंज्ड मे शो मेनी मालएडेप्टिव रिएक्शंस सच एज सेल्फ पिटी, स्टबर्न हो जाते हैं, शाइनेस, रिफ्यूजल टू यूज प्रोस्थेटिक डिवाइसेस। प्रोस्थेटिक डिवाइसेस क्या होते हैं? जैसे आर्टिफिशियल लेग हो गया, कान सुनने वाली मशीन हो गई, इस तरीके की चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे। श लोगों के बीच में बैठने से शर्माएँगे, ठीक है? इन्फीरियर फीलिंग होगी कि मैं बाकी सबसे कम हूँ। डिमांडिंग या तो फिर कैसे होंगे एक्स्ट्रा अटेंशन डिमांडिंग होंगे, यूजिंग हैंडीकैप्ड एज़ एन एक्सक्यूज़। तो कई बार क्या होता है ये बीइंग हैंडीकैप्ड क्या होते हैं उसको एक्सक्यूज़ भी बनाते हैं। फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, जेलसी, सिबलिंग राइवलरी, नेगेटिव इमोशंस देखने को मिलते हैं जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन। चिल्ड्रन समटाइम ब्लेम देमसेल्फ और देयर पेरेंट्स फॉर देयर प्रॉब्लम। Such children need to counseled to accept their disability to handle the negative emotions. तो देखो अगर कोई किसी को पैर में दिक्कत है, वो टेढ़ा चलता है ना? पैर उसका एक पैर सपोज़ थोड़ा छोटा है, कोई डिफ़ॉर्मिटी है, तो अब देखो जब वो अगर बच्चा स्कूल जा रहा है ना? तो ये ऑब्वियस है कि कोई ना कोई ऐसा होगा कि उसको देख के हँसे या उससे कुछ कह दे। तो वो एक छोटी-सी हँसना या कुछ एक शब्द भी उसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि उस बच्चे की काउंसलिंग करवाई जाए, उसको समझाया जाए। ठीक है? गेटिंग देम इन्वॉल्वड इन सपोर्ट ग्रुप। तो देखो एक ग्रुप थेरेपी होती है, उसमें क्या होता है कि जिस चीज़ आपसे आप डील कर रहे हो, ठीक है? अब जैसे कि कोई हैंडीकैप्ड है, तो उसको क्या है ऐसा ग्रुप लाया जाएगा जिसमें जो सेम चीज़ से झेल रहे हैं। ठीक है? उससे बड़े हैं या उससे छोटे हैं, बट क्या है वो सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और कैसे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, उनसे वो ग्रुप थेरेपी के दौरान क्या होता है, इस तरीके के सारे बच्चे सब लोग एक साथ बैठते हैं, अपने-अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं लोग, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि एक-दूसरे को देख के क्या होता है सपोर्ट मिलता है, एक इंस्पिरेशन मिलती है। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू गेटिंग देम इन्वॉल्व्ड इन सपोर्ट ग्रुप। डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड प्रोस्थेटिक डिवाइसेस एसेंशियल। ठीक है, तो क्या है कि लोग बहरा समझेंगे इसीलिए लोग कानों की मशीन नहीं लगाते, है ना? तो ये और उसके बाद क्या होता है, ये उन्हें पता नहीं होता है कि हाँ, वो नहीं सुनेंगे तो खुद ही बहरे लगेंगे ही, जिसको नहीं भी पता होगा। सो बहुत ज़रूरी है कि वो प्रोस्थेटिक डिवाइस के उसके पॉज़िटिव उसके यूज़ को समझे, ठीक है? जैसे कि आर्टिफ़िशियल फुट हो गया, है ना? तो इस चीज़ का। फिर रेमेडियल टीचिंग एंड ट्रेनिंग में भी नेसेसरी टू ओवरकम सम वीकनेस। तो देखो अगर किसी को कोई देख नहीं सकता सपोज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे में ट्रेनिंग किसकी की जा सकती है, जो ब्रेल सिस्टम होता है, ठीक है? जो देख नहीं सकते, वो पढ़ते हैं ना अलग डॉट से, उनकी पढ़ाई जो होती है अलग होती है।
है ना? तो उस चीज़ की ट्रेनिंग दे सकते हैं ताकि एटलीस्ट वो कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन कर पाएँ, कुछ लिख पाएँ, है ना? तो उसके बाद children will have to be taught some effective conflict resolution skills और social skills. ठीक है, तो उनको ये चीज़ सिखाई जाती है कि अगर मान लो कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आता है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं या उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो बात कर पाएँ, उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर पाएँ। तो ये सब किसमें सिखाया जाता है? आपका ग्रुप थेरेपी के दौरान सिखाया जा सकता है। ग्रुप थेरेपी के दौरान उनको काउंसल किया जा सकता है। डिवाइस के टुवर्ड्स वो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप किया जा सकता है। अब देखो क्या है कि एक 5 साल का बच्चा है, ठीक है? या सपोज़ 8 साल का बच्चा है, जो चल नहीं सकता, जिसको चलने में दिक्कत होती है, ठीक है? अब वो स्कूल गया, तो अब उस पे कोई हँस गया, तो कुछ दिन तक क्या होगा उसको स्कूल जाने का मन नहीं करेगा, है ना? उसको बुरा लगेगा, डिप्रेस फील होगा। तो ऐसे में क्या हुआ अब उसको लेकर गए ग्रुप थेरेपी के लिए, है ना? साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर गए। सो ग्रुप थेरेपी में क्या हुआ कि सेम जिनको पैरों की बीमारियां थी, चलने की जो डिसेबिलिटी थी, वो थी। 5-6 लोग और आए, है ना? तो उनमें से कोई 20-25 साल का आया आदमी जो कि क्रच लेके चल रहा है अच्छे से या जिसने आर्टिफिशियल फुट लगाया हुआ है, ठीक है? और उसके बाद वो नॉर्मली चल पा रहा है। या उसने किसी और चीज़ का यूज़ किया है जिसकी वज़ह से उसकी लाइफ़ ईज़ी हो गई है। तो देखो वो जब देखेगा उसको तो क्या होगा उसको एक इंस्पिरेशन मिलेगी उस डिवाइस को यूज़ करने के लिए भी और लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम, कोई इमोशनल कोई इश्यू होता है तो उसको उसमें पॉज़िटिव रहने की पॉज़िटिव एटीट्यूड भी डेवलप होगा, है ना? तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग विल हेल्प देम इन ओवरकम फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी एंड शाइनेस। उसके बाद मेंटली चैलेंज्ड इज द टर्म यूज्ड फॉर प्लेस ऑफ मेंटली रिटार्डेड mentally challenged children are those with subnormal level of intelligence. They will have low power of thinking, reasoning, learning. तो mental retardation चाइल्डहुड डिसऑर्डर में है ना? तो आईक्यू क्या होता है इनका 70 से बिलो होता है। दे विल हैव लिमिटेड इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड बट नो क्रिएटिविटी भी नहीं होगी, रीजनिंग, लर्निंग ये सब भी कम होगा। It will be appropriate to consider the treatment or remedial measures for adjustment, rehabilitation, and education of the family of mentally retarded person या patient. ठीक है, तो ऐसे में उनको रिहैबिलिटेशन क्या होता है? अब देखो उनका जो आईक्यू है, अब वो जेनेटिक है, ठीक है? तो बाय बर्थ उनका आईक्यू कम है। तो अब आप उसको उसमें आईक्यू उनका बढ़ा तो सकते नहीं हो, जो मेंटली जैसे ऑटिस्टिक है, उसमें आईक्यू कम होता है। तो अब आप उसको आईक्यू तो नहीं बढ़ा सकते, आप बिठा के आप उसको डंडे मार-मार के नहीं सिखा सकते। तो ऐसे में क्या है कि जब आप नहीं सिखा सकते तो एटलीस्ट रिहैबिलिटेशन के थ्रू उसको इस काबिल बना सकते हैं एजुकेशन देके कि वो अपना काम खुद कर पाए जितना पॉसिबल होता है डिपेंडेंसी उसकी कम हो जाए दूसरों पर तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप थेरेपी इज फाउंड टू बी यूजफुल तो ग्रुप थेरेपी इसीलिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है children can be helped in solving problems of emotional and social adjustment and resolving their mental conflict through psychological measures. तो साइकोलॉजिकली साइकोलॉजिकल मेजर्स लेके तो साइकोलॉजिकल मेजर्स में हमारा जो चीज आती है वो थेरेपीज ही है ठीक है तो इंडिविजुअल थेरेपी, प्ले थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, ग्रुप थेरेपी तो ये सारी क्या आती हैं? पेट थेरेपी, ये सब साइकोलॉजिकल मेजर्स हैं। तो इन थेरेपीज के थ्रू ठीक है, हम क्या कर सकते हैं पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं ताकि वो सोशल एडजस्टमेंट सीखे, उसको हम सिखा सकते हैं कैसे एडजस्ट करना है सोसाइटी में,
कैसे उसको अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, उसमें हेल्प करेंगे। थेरेपीज के थ्रू रिजॉल्विंग देयर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट थ्रू साइकोलॉजिकल मेजर्स। ठीक है, तो उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं मेंटली, क्योंकि समझ नहीं आएगा उनको कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसके पेशेंट के मन में आएंगी, तो वो चीजें, वो डाउट सॉल्व की जा सकती हैं किसके थ्रू? साइकोलॉजिकल मेजर्स के थ्रू, जो कि क्या होते हैं? थेरेपीज। It is very important and parents be given training to take proper care of such children। तो देखो, अगर कोई देख नहीं सकता बच्चा या ऑटिस्टिक है, ठीक है, या उसको कोई और डिसऑर्डर है, तो ऐसे में बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चे का ध्यान रख रहा है या रख रही है, ठीक है, तो पेरेंट्स हैं, उनको पूरी नॉलेज होनी चाहिए उस बच्चे की डिजीज कंडीशन के बारे में, कि क्या होता है, कैसे होता है, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, है ना? ये सारी चीजें पेरेंट्स को ट्रेनिंग देना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड प्रोविजन में बी मेड फॉर स्पेशल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो स्पेशल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देनी है, जैसे कि जो ब्लाइंड होते हैं उनकी ट्रेनिंग अलग होती है ना? जो जो चीज, अब सपोज, जो जो जिस चीज में उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं वो प्लान करनी है। अब जरूरी नहीं है कि 10 पेशेंट है और 10 के 10 को आप बैठ के पेंटिंग करवाओ, है ना? तो बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट आप क्या कर सकते हो? उनको साथ साथ में स्पेशल एजुकेशन दे सकते हो, ट्रेन कर सकते हो। ट्रेन करना क्यों जरूरी है? कि वो एटलीस्ट कुछ ऐसी चीजें सीख पाए जिससे वो अपनी जो डेली लिविंग एक्टिविटी है, खाना खाना, ठीक है, वॉशरूम जाना, ये अपना सोना, तो अपने एटलीस्ट ये काम वो खुद करना सीख जाए। अब सोशली चैलेंज्ड क्या होते हैं? These include delinquents, criminal, drug addict, alcoholic, etc। तो ये देखा गया है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं, डेलिंक्वेंट्स होते हैं, मतलब कि कोई भी गलत काम करना, है ना? तो जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, ये लोग कैसे होते हैं? सोशली चैलेंज, मतलब सोसाइटी से दूर रहने वाले, है ना? दे फील इंफीरियर, आइसोलेटेड, हेजिटेशन। तो देखो, अब कोई भी आप काम करते हो, है ना, कोई भी आप काम करते हो, चोरी, जैसे अगर सपोज चोरी या कोई भी आपने गलत काम किया है, थोड़ी देर के लिए वो आपको प्लेजर दे सकता है, आपने कुछ चोरी कर ली, ठीक है, अच्छा लगा, वो चीज आपके पास आ गई, बट लेटर ऑन क्या होता है उसका इफेक्ट? गिल्ट। ठीक है, तो ऐसे में पेशेंट कैसा फील होता है? इंफीरियर, आइसोलेशन, हेजिटेशन, ये सब चीजें गिल्ट के साथ फील होती ही है। दे आर ऑलवेज इन वॉर विथ सेल्फ एंड सोसाइटी। वी मे एक्सपेक्ट एंटी सोशल एंड अनएथिकल बिहेवियर फ्रॉम देम। तो जो सोशली चैलेंज होते हैं उनको समझ नहीं आता है कि कैसे इन्वॉल्व होना है, लोगों में बातें कैसे करनी है, तो ऐसे में क्या होता है, उनको दिक्कत होती है। तो चाहे हम किसी भी वल्नरेबल की बात करें, एज अ नर्स हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उनको उनके टुवर्ड्स टॉलरेंस, पेशेंस के साथ उनके साथ डील करना, लर्निंग स्किल्ड वे ऑफ डीलिंग विद वल्नरेबल्स, प्रोवाइडिंग नीडेड गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो अगर थेरेपीज में अगर हम असिस्ट कर सकते हैं पेशेंट को, साइकोलॉजिकली सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो सब करना। ठीक है, इतना समझ में आया? नहीं आया? यस मैम। मैम आया समझ में। ठीक है, तो कैसे ये सारी चीजें, बीमारियां, एक औरतों को कैसे सोसाइटी या उनके कैसे उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, या बच्चों की बात की जाए, तो ये सब चीजें कैसे एक साइकोलॉजिकली अफेक्ट कर रही हैं, तो इसमें वही है। यस मैम। बाकी ये हम कल पढ़ेंगे।
साइकोलॉजी ऑफ ग्रुप्स। यस यस अच्छा, मैम। आपको जो F1 की लास्ट लास्ट यूनिट पढ़ी वो क्लियर हो गई ना? उसमें कोई डाउट तो नहीं है? मैम वो कंप्लीट हो गई। हाँ, तुमने सिलेबस चेक किया? मैम करते हो सिलेबस चेक? हाँ, तो सिलेबस चेक करो उसमें, और पीपीटी में देखो, सारा कंप्लीट करा दिया है मैंने। यस मैम। मैम आप रिवीजन नहीं कराओगे उसका? अब पूरे हफ्ते तो मैंने तुम्हें वो यूनिट पढ़ाई है, अब तुम रिवीजन तुम्हारा काम